हाँ जी। अब आता है हमारा अगला बिंदु, और आपकी जो यूनिट लिखी हुई है सिलेबस में इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी के नाम वाली, उसमें सबसे आखिरी जो बिंदु दिया हुआ है और वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का जो पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी का जो पॉइंट दे रखा है पेडागोजी वाले सेगमेंट में, उसका आखिरी बिंदु, जिसमें कि हमारे सिलेबस में 3 मेन बातें लिखी हुई थी। नंबर 1 पे लिखा हुआ था जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे प्रिपेयर करने वाली बात है, कम्युनिकेशन है स्किल्स की जानकारी थी, और टीचिंग मॉडल्स के बारे में थी। फिर टीचिंग मॉडल के 3 तरह के नाम, 4 तरह के नामों के बाद में नीचे एक बिंदु का नाम क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये बिंदु हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग काफ़ी आसान पॉइंट है। इसके अंतर्गत आपको 5 या 7-8 बातें बस याद रखनी है, बाकी सारा मैं समझने का है। याद रखने के नाम पे 5-7 बातें याद रखनी है, बाकी सब चीजें समझने में आए। हिंदी में इसका जो अनुवाद किया गया है वह किया गया है सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम। तो कोऑपरेटिव, सहकारी आप सामान्य शब्द जानते ही सब लोग, सहकारिता, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ऐसी पढ़ते हो आप लोग, और लर्निंग के संदर्भ में है। तो सबसे पहली इसमें जो बात पते की समझनी है, मुद्दे की बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि इसके नाम में तो लर्निंग है, पर बेसिकली ये एक टीचिंग का तरीका है। दिस इज ए टीचिंग स्ट्रेटजी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कह लो। ये बिंदु आपके सिलेबस में किस जगह है, लर्निंग की यूनिट में नहीं है। सिलेबस को गौर से पाओगे देखोगे तो लर्निंग की यूनिट में लिखा हुआ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी वाली यूनिट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली खास बात तो क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो क्या है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग। ये बेसिकली लर्निंग का टाइप नहीं है, बट इट इज ए या एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। इंस्ट्रक्शन हमने कहा टीचिंग को ही हम यहाँ पे अपने सिलेबस में क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन। तो यह एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है, अनुदेशनात्मक व्यूह रचना है, हिंदी में ऐसे कह देंगे। हिंदी में अगर उस कथन को कहें तो ऐसे कहेंगे सहकारी अधिगम। अधिगम का एक प्रकार नहीं है, बल्कि एक अनुदेशनात्मक व्यू रचना है। दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग, बट इट इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। हमारे पास जो कंटेंट है वो बच्चों को हम डिलीवर करना चाहते हैं, वो डिलीवर करने की एक ये क्या है, स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी का नाम रख दिया गया है कोऑपरेटिव। तो अब हम टॉपिक को किताबी ज्ञान से पढ़ने से पहले कोऑपरेटिव वर्ड क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। तो आप बताओ पहले, आप कोऑपरेटिव नाम के बारे में क्या समझते हैं। मेरे को साइकोलॉजी पेडागोजी की भाषा में नहीं पूछा हूं, जो रूटीन में हम कोऑपरेटिव वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, और जो सहकारिता के क्या कहते हैं हिंदी में, सोसाइटी को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं हिंदी में, समिति समिति कहते होंगे आई थिंक। तो क्या होता है कोऑपरेटिव, अभी बताओ। आपसी सहयोग से क्या करना, किसी काम को अंजाम देना, और कुछ। ओके, एक जो मैं बात सुनना चाहता हूं तो आप बोले नहीं। आपसी सहयोग तो ठीक है, आप लोगों ने हिंदी में जैसे कहा कि आपसी सहयोग से हम किसी काम को करते हैं, किसी लक्ष्य के लिए काम किया जाता है, आपसी सहयोग बताया आपने। अंग्रेजी में इसको क्या बोलोगे, एक बार इसको अंग्रेजी बता दो। जो आपने ये आपसी सहयोगी बोला, इसका अंग्रेजी तर्जुमा करो, इंग्लिश ट्रांसलेशन।
ऑपरेशन चट्टू देख वहीं गई है। थमो थमो थमो, दही बड़े खाओ। एडिड स्कूल है। आपसी सहयोग की ट्रांसलेशन करनी है, दही बड़े नहीं खाने हैं। तो पूछो क्यों, मैंने पूछा ही, वो सवाल ही क्या बताया आपको। ये आपसी सहयोग, ये अंग्रेज हिंदी में बोला है, इसका अंग्रेजी बताना है। अब इसमें कहाँ स्कूल, एडिड स्कूल आ गई, सरकार आ गई, प्राइवेट सेक्टर आ गया यार। तो पूछ, अरे तो घटिया बात क्यों पूछ रहे हो। अपेरिटिव है, फिर सहकारिता का हिंदी क्या है। ये दो शब्द बोले आपने, इस दो शब्दों की अंग्रेजी क्या है। आपसी यानी परस्पर, आपसी बोलो, परस्पर बोलो, इसका क्या शब्द है, म्यूचुअल है। क्या शब्द है, म्यूचुअल। और सहयोग के लिए फिर आप क्या बोलेंगे, हेल्प। अब कोऑपरेट है, पर हमने तो कोऑपरेट तो फिर उसको समझना ही है। फिर कोऑपरेट का दूसरा पर्यायवाची वर्ड नजदीकी आसान शब्द फिर क्या ले लोगे आप, हेल्प। तो म्यूचुअली हेल्प करना एक दूसरे की, म्यूचुअल हेल्प ही आपसी सहयोग बोल दिया हिंदी में। तो इस म्यूचुअल का क्या मतलब है, परस्पर का क्या मतलब है, आपसी का क्या मतलब है। परस्पर शब्द आपसी शब्द कब काम में लेते हैं। यानी पहली बात है कि बंदे इसमें क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसे मान लिया जाए कि साहब दो व्यक्ति अगर हैं ए और बी, तो ए बी की हेल्प करे और बी ए की हेल्प करे, इसका नाम क्या हो रहा है, आपसी सहयोग है। ऐसे अगर तीन चार आदमी हैं, मान लो तीन बंदे हैं, ए बी और सी हैं, तो ए बी सी हैं, तो ए बी की हेल्प करे, बी ए की करे। ऐसे ए सी की हेल्प करे, सी भी ए की हेल्प करे, फिर बी सी की करे, सी बी की, ये भी म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ऐसे चार बंदे ले लो, तो ऐसे चार का भी सिस्टम बन सकता है, पांच तो पांच का बन जाएगा। इस व्यवस्था को ऐसे आप बनाए जाओ सबके बीच में, जैसे ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसका साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, सबका सबके साथ आया नहीं आया, ए बी का भी आ गया, बी सी का नहीं आया, तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी जितने भी व्यक्ति हैं हर एक दूसरे के साथ परस्पर ऐसे सहयोगात्मक भाव में होने चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, आपसी सहयोग कह दिया जाता है। चलो अब थोड़ा सा और बात बताओ। ये वाली बात तो ठीक है, गलत नहीं है, समथिंग एल्स कुछ और है। सहकारिता नाम आने पे, कोऑपरेटिव विचार आने पे, तो ऐसे सवाल, दूसरा तरह से कुछ सवाल पूछता हूँ। सहकारी आंदोलन या सहकारिता के अवधारणा का बेसिक पंच लाइन क्या है या स्लोगन क्या है। कोऑपरेटिव मूवमेंट चला भारत के विकास यात्रा में, इकोनॉमिक्स में भी चलाया गया सरकारों द्वारा, अभी भी बहुत जगह ये सिस्टम काम करता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जहां भी है या जहां भी कोऑपरेटिव अवधारणा की बातें आती हैं, इसकी पंच लाइन या बेस लाइन, इसका स्लोगन क्या है, इसकी मूल आधार भावना आत्मा किस पंक्ति में है। इतना बराबर आपका सामान्य ज्ञान तो धाप के ही है, सामान्य है। कक्षा 8 9 10 के सामाजिक विज्ञान में आता है ये चीजें। और उसके अलावा भी मतलब काफी चर्चा में है ये वहीं तक सीमित नहीं है, ये किताबी ज्ञान से परे की बात भी है। हाँ वेरी गुड। एक नहीं, तुम शायद दही बड़े खाओ, तुम शायद सभी दही बड़े एक के लिए, एक सबके लिए, और सब एक के लिए, ये इसकी मूल आत्मा होती है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, बात यही वाली है, ये वाली बात ही है, कोई अलग बात नहीं है। इसको इस तरह से कहा जाता है। इस अंग्रेजी क्या होता है, एक सबके लिए और सब एक, इस अंग्रेजी करो, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ऐसे मान लो ये चार आदमी मान लिए हमने, तो चार में से इस अगर एक है कोई भी रिक्वायरमेंट, इसको कोई भी आवश्यकता पड़ रही है, तो इस एक ही किसी भी आवश्यकता के समय
सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए ये सभी बाकी आदमी आ बैठेंगे। और ये आदमी जो है, इसका हर कृत्य जो है, इस सभी पूरी टीम या काम इसके लिए है। एक ही हर कार्य इस बीसीडी के लिए हो रहे हैं, और बीसीडी के जो काम हैं वो, अरे बी का काम एसीडी के लिए हो रहा है, डी व्यक्ति काम कर रहा है वो एबीसी के लिए कर रहा है, सी आदमी है वो एबीडी के लिए काम कर रहा है, कुल मिला के पूरी टीम के लिए ही काम कर रहा है। विदेशी चीजें छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, कुएं में गिरो। देशी छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, कोई लेना देना नहीं इस बात का। कोई विदेशी स्वदेशी का चक्कर नहीं है जालर। इसमें इतनी कहानी है, ये अब थोड़ी सी पीछे से बात चालू करें। कोई भी एक साझा उद्देश्य बनाया जाता है, साझा लक्ष्य डिसाइड किया जाता है, साझा होगा सबके लिए होगा वो। वैसे एक कुछ लोग होंगे, जो कुछ लोग मिलकर एक लक्ष्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, हम इस लक्ष्य के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। वो जो कार्य है वो हर व्यक्ति कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो उस पूरे समूह के लिए कर रहा है। जैसे आपकी, जैसे ये जो डेयरी सिस्टम है, जो अमूल डेयरी है या सरस डेयरी है या दूध डेयरी व्यवस्था है, ये बहुत सारे सिस्टम है वो कोऑपरेटिव पे चलती हैं, या कोऑपरेटिव बैंक का काम चलता है। उसमें अब गांव में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जो लोग ग्रामीण सिस्टम से जुड़े होंगे तो वहाँ कोऑपरेटिव सहकारी समिति जगह ऐसे कार्यालय बना होता है। अब वो किसी भी ग्रामीण, इसमें ग्रामीण की बात करता हूँ, तो गांव के अंतर्गत आपका जैसे दूध उत्पादन है, तो दूध उत्पादन का जो पूरा कार्य है वो एक क्या हो गया, साझा उपक्रम हो गया, उसको लेके वो सब लोग काम कर रहे हैं। अब ज्यादा मेरा रुचि कोई कोऑपरेटिव सिस्टम समझाने में नहीं है, आर्थिक सिस्टम में हमें सिर्फ लर्निंग की आगे बातें करनी है। तो हम तो फिलहाल एक बार कोऑपरेटिव वर्ड की मूल भावना ले लिए हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल और फॉर वन वाली बात चल रही है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में चीजें ऐसे काम कर रही होती। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की दिशा में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है, जो हम देखा कि ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, ये जॉनसन एंड जॉनसन की दी हुई है। दो बंदे थे, दोनों के ही नेम में क्या है, जॉनसन टर्म पाया जाता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज प्रपोज्ड या गिवन बाय जॉनसन एंड जॉनसन। अब जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या विचार दिया है उसको समझें, उसके पहले थोड़ी सी फिर हम सामान्य बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप नोट्स में लिखा पाएंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज ए टीचिंग अप्रोच बोल दिया, या जैसे मैं लिख दिया टीचिंग क्या है, स्ट्रेटजी है, एक ही बात है। सबसे पहले कहानी ये टीचिंग अप्रोच है, इन विच स्मॉल टीम्स, जिसमें छोटे छोटे टीम बनाए जाएंगे। अब हमें क्लास में काम में लेंगे तो बच्चों को ऐसे क्या करेंगे, टीम्स में, ग्रुप्स में बांट लिया जाएगा। कोऑपरेटिव में आपने एक सबका मीनिंग लोग ज्यादा होने चाहिए, तो क्लास को क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप्स में हम बांटेंगे। तो ऐसे स्मॉल टीम बनाई जाएंगी, ईच विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी। हर टीम में बच्चे होंगे, वो कैसे होंगे, डिफरेंट क्षमताओं वाले होंगे, एक समान बच्चों का समूह नहीं होगा। ऐसी बात अगर आपको ध्यान आ रही हो
तो इससे मिलती जुलती बात हमने पीछे करी थी कंस्ट्रक्टिविज्म के दौरान। कंस्ट्रक्टिविज्म, जहां अगर आपको याद हो, वो लर्निंग का मामला था कि लर्निंग में हम जब पीछे पढ़े थे तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, निर्मितवाद जिसे कहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के क्या बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। और ग्रुप में क्या होती हैं, डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होंगे, यानी वो रंग रूप धर्म जाति बुद्धि क्षमता जितने भी प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी तरह की सामाजिक और बौद्धिक भिन्नताओं से युक्त छात्र कक्षा में होंगे। हमें उनको आइडेंटिफाई करके और एक ग्रुप में सभी भिन्न भिन्न प्रकार के क्षमताओं के बच्चों के क्या बनाना है, ग्रुप बनाना होता है, टीम बनानी होती है। यही बात कंस्ट्रक्टिविज्म में भी थी और यहां भी थी। पर फर्क क्या होगा, वहां पर बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं हैं, इस पंक्ति पे हम टिके हुए थे। यहाँ निर्माता स्वयं वाली चर्चा की कोई बहुत चर्चा नहीं होने वाली। यहाँ कोऑपरेटिव विचार की अधिक चर्चा होने वाली है। यहाँ छोटे छोटे टीम के ग्रुप बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स उसमें हर ग्रुप में कैसे होंगे, भिन्न भिन्न क्षमताओं के होंगे। उस टीम में वो सब बच्चे क्या करेंगे, वर्क टुगेदर, सारे साथ साथ काम करते हैं। इसलिए करते हैं टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं, जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं, उसकी समझ विकसित करने के लिए पूरी टीम के बच्चे इकट्ठे काम करेंगे, सारे मिलके काम करेंगे। नहीं, यहाँ भी लर्निंग की जो जिम्मेदारी है वो तो किस पे शिफ्ट कर दी गई है, लर्नर्स पे ही कर दी गई। लर्नर ही खुद सीखेंगे तो, पर उनको काम जो होगा वो हर बच्चा जो काम कर रहा है वो पूरे टीम की लर्निंग के लिए काम कर रहा है, नहीं वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वही एक सबके लिए। और सब एक जो पूरी टीम है वो इस प्रकार से वर्क टुगेदर अपने विचारों को, बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर रही है कि हर बच्चे की एक्टिविटी बाकी ग्रुप के मेंबर्स को समझने सीखने में हेल्प करेगी। ईच मेंबर ऑफ द टीम इज रेस्पॉन्सिबल not only for learning but also for helping other teammates to learn। टीम का हर बंदा जो है उसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास एक अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। और क्या जिम्मेदारी है, दोहरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है खुद सीखने की और साथ साथ अपने सीखने के दौरान वह टीम के बाकी सहयोगियों के साथियों को सीखने में सहयोग करे, सहायता करे। ऐसी डबल जिम्मेदारी कहानी है। उसकी ग्रुप एक्टिविटी अपने लिए भी लर्निंग करवाएंगी और टीम के बाकी मेंबरान के लिए भी लर्निंग का काम करवाएंगी। इस प्रकार की दोहरी जिम्मेदारी के हर बंदे की पाई जाती है। ये इसका एक प्रारंभिक हमने परिचयात्मक जानकारी में शुरुआत में नाम दे रखा है। अब यहाँ पे वो नाम है थोड़ा 2 स्टेप नीचे लिखे हुए हैं। डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन, इन दोनों बंदों ने इसमें काम किया हुआ है। तो लिखा है डेविड जॉनसन एंड रोजर जॉनसन हैव बीन एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द कोऑपरेटिव लर्निंग। इन दोनों बंदों ने कोऑपरेटिव लर्निंग की थ्योरी को डेवलप करने में भूमिका निभाई है। तो सीधी सीधी इतनी सी कहानी हुई। और कोऑपरेटिव लर्निंग को हम शॉर्ट में क्या नाम निकाल देते हैं, कोप एल। ये नाम भी मेरा बनाया हुआ है, इतना कोई, जैसे सीए नाम हमने क्लास के लिए गढ़ लिया, एओ नाम लोकप्रिय है, बाकी सारे नाम हमने गढ़ लिए एओ की तर्ज पे। तो आईटी और सीए और ऐसे ही क्या नाम गढ़ लिया अपन ने, कॉप एल कर दिए हैं। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग कोप एल का कॉन्सेप्ट है वो किसका दिया हुआ है, डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन का दिया। दोनों में जॉनसन सरनेम कॉमन है तो शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन का दिया हुआ है। अब इसमें कैसे एक्टिविटी होती है, क्या होती है, तो देखिए आप किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को समझो, खेल को समझो, और खेल भी ऐसा समझो जिसमें टीम हो। चेस जैसा खेल मत समझना, चेस में सिंगल आदमी खेलता है तो कोई टीम होती नहीं है। टेनिस भी मत समझना, टेनिस में भी एक बंदा ही खेलता है, दो विरोधी खेलते हैं आपस में बस। डबल्स में भले ही खेल, पर डबल्स भी इतना कोई बढ़िया समझ में आपको बात नहीं दे देगा टेनिस वाला। तो जैसे आप लोग जो है इसको अच्छे से समझने के लिए फुटबॉल समझिए, हॉकी समझिए, इन खेलों से बात बढ़िया समझ में आएगी।
तो फुटबॉल जैसे है, फुटबॉल के खेल में जो टीम है, उस टीम में हर जो खिलाड़ी है उसका अपना अपना एक क्या है, रोल डिफाइन किया हुआ है कि तुम डिफेंडर खेलोगे, तुम सेंटर में खेलोगे, तुम गोल बचाने वाला काम करोगे। हर एक को आपने क्या दे रखा है, एक जिम्मेदारी दे रखी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो क्या वह व्यक्ति जो वो अपने उस खेल में जिस भूमिका को प्ले कर रहा है, निभा रहा है, क्या वह काम अपने लिए कर रहा है? वह जो काम कर रहा है वह टीम के लिए भी काम हो रहा है, उसके अपने लिए तो हो ही रहा है। अगर वो वहां अच्छा नहीं खेलेगा तो उसे टीम से बाहर भगा देंगे। तो टीम में अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाना जाए, वह एज ए फुटबॉलर अपना नाम भी कमाना चाहता है, तो वह अपने लिए तो खेल रहा है, साथ साथ उसकी हर जो चीज है, उसकी हर एक्टिविटी जो है वो किसके सपोर्ट में काम कर रही है, टीम के लिए काम करे। टीम का मीनिंग है फॉर अदर्स, यानी फॉर ऑल। वन, हर खिलाड़ी एक एक अपने आप में वन है, वो फॉर ऑल पूरी टीम के लिए काम कर रहा है। या क्रिकेट के गेम से सोच लो, क्रिकेट के खेल में जैसे बैटिंग दो बंदे कर रहे होते हैं, ठीक है। आप एक सिंपल सी कभी बात सोचिए कि क्रिकेट वाले खेल में 11 बल्लेबाज एक टीम की तरफ से बैटिंग करने आते हैं, तो वो 11 बल्लेबाज जो होते हैं वो ऐसे दो दो के हिसाब से क्यों खेलते रहते हैं? ऐसे करे साहब, एक बार तू चला जा, फिर वो दौड़ भी लगा दो तो अपना इधर से वहां जाके दौड़ लेता, सिंगल सिंगल। या जैसे 11वां खिलाड़ी जो अकेला बच जाता है, 10 आउट हो जाते हैं, तो उसको अकेले को वापस घर आना पड़ता है। उस अकेले को नहीं खिलाते बैटिंग, बोले तेरे पास साथी नहीं है, तेरे पास टीममेट ही नहीं है। तो वहां पे ये व्यवस्था बनाई हुई है कि इस खेल में भी आपका जब बैटिंग वाला काम होगा, उस समय दो बल्लेबाज होने चाहिए। और जो रन दौड़ा जा रहा है, तो साहब मैं मान लो स्ट्राइक पे हूं, मैंने बॉल को कहीं भी प्लेस किया, अब मैं दौड़ लगा रहा हूं, तो मैं दौड़ लगा रहा हूं साहब, मैंने और 2 रन ले लिए, 2 रन किसके खाते में ऐड होंगे? मेरे खाते में। बापड़ा भगवो भी रहा है साहब, भग तो वो भी रहा है ना, तो ऊर्जा उसकी भी खर्च हो रही है और उसके खाते में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। मेरे खाते में 2 रन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मैं स्ट्राइक पे था, तो मेरे बल्ले से गेंद लगी, उसमें 2 रन भगे, तो उसने भी मैं बराबर बराबर दौड़ लगाई है, उसने बराबर बराबर है दौड़ लगाई। और मानो साहब वो बीच में आउट हो गया, वो रन आउट हो गया। जब रन आउट हो गया तो वो भले ही बाहर चला गया, पर मेरे वो रन भी नहीं जुड़ेंगे, उससे रन उससे पूरा नहीं हुआ। मैंने बल्ले पे मैंने बैट शॉट मारा था, और मैं तो मेरी दौड़ करके क्रीज में आ भी चुका हूं, और वो नहीं पहुंच पाया। आउट वो भले ही हुआ होगा, उसको उसका पनिशमेंट मिल गया, लेकिन रन तो मेरे खाते से फिर भी कम है। इसका मतलब कि मेरी हर स्कोर में किसका कंट्रीब्यूशन है? कम से कम जो रन दौड़ के लिए गए हैं उनमें तो उसका है ही है। तो 4 रन मैंने मारे तब तो, 6 रन मारे तो ठीक, उसी गेंद चली गई बाउंड्री पार, तो न मैं हिला न वो हिला। तो जो फिजिकल आपकी भागदौड़ हुई, उस भागदौड़ वाले हर मेरे स्कोर में जो चीज ऐड हुई है, उसमें किसकी भूमिका है? उस साथ वाले बल्लेबाज का रोल भी इंक्लूड है। तो वो जो जतन कर रहा है वो रेसिप्रोकली, म्यूचुअली मेरे लिए भी कर रहा है। और अब जब मेरी बारी आएगी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और जब वो बैटिंग करेगा तो उसमें मैं भी दौड़ूंगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप वहां भी चल रहा है। ऐसे आप स्पोर्ट्स में इसको बढ़िया से समझ सकते हैं, कैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप काम करता है, कैसे कोऑपरेटिव सिस्टम काम करता है। दूसरी चीज, जब वो मैं रन दौड़ रहा हूं, वो मेरे खाते में रन ऐड हो ही रहे हैं, क्या वो टीम के खाते में रन ऐड नहीं हो रहे? क्या वो टीम का स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है? तो टीम का स्कोर भी बढ़ रहा है और व्यक्तिगत मेरा स्कोर भी बढ़ रहा है। या फुटबॉल में आपने गोल करी, तो टीम की दिशा से टीम ने 2 गोल दाग दिए, पर जिसने गोल दागे हैं उसके भी रिकॉर्ड में, उसके भी जो स्पोर्ट्स करियर में भी हो रहा है, इस खिलाड़ी ने अपने जो इतने गोल दागे थे, तो उसका भी इंडिविजुअली जो है इसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, उसमें भी वो चीज गिनी जा रही है। और टीम वाले में क्या हो चाहिए, वो चीजें कंसिडर या काउंट की जा रही है। ये जो मैं उदाहरण दिया हूं, ये किस वाली बात की दिया हूं कि जो ईच मेंबर ऑफ द टीम, टीम का हर मेंबर किस काम के लिए जिम्मेदार होगा, ना केवल अपने लिए बल्कि बाकी टीम के लिए। अब हमारे यहाँ लर्निंग वाला काम होगा,
पूरे जो 4-5 बच्चों का आपने एक बना दिया ग्रुप, वो क्या कहलाएगी? एक स्मॉल टीम है। पूरी क्लास एक टीम नहीं हुई, ध्यान रखना। क्लास के में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे टीम नहीं होगी। टीम हमारी यहाँ छोटी छोटी होंगी, 3-3 बच्चों की, 4-4 बच्चों की, हार्डली 5 बच्चों की। 5 से ऊपर बाद में वो टीम नहीं होती, फिर भीड़ बन जाती है। फिर वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान क्या हो रहा है, फिर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता। अतः हम अधिक से अधिक 5 बच्चे, और 5 में भी परहेज ही करते हैं, 3-4 ग्रुप के बच्चों की जो है टीम बनाई जाती है। और उस टीम के अंदर भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे रखे जाते हैं, और वो बच्चों को हम जो एक काम सौंपेंगे वो पूरा टीम वर्क होगा। उस टीम वर्क में हर मेंबर जो है वो ना केवल अपने लिए एक्टिविटी कर रहा है, बल्कि वो किसके लिए कर रहा है? टीम के बाकी पूरे मेंबर्स के लिए भी कर रहा है। तो ये बात आ गई वन फॉर ऑल और फॉर वर वाली कहानी, म्यूचुअल रिलेशनशिप वाली जो बात बताई थी आपने, वो देखी जा रही है। अगली बात, वही टीम वाली जो बातें हैं, वो चाहे कोऑपरेटिव का मूल विचार समझिए। वी ऑल आर इन द सेम बोट, वी ऑल आर इन द सेम बोट। ये कुछ इडियमेटिक या कुछ प्रोवर्बियल स्टेटमेंट होते हैं जो इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो कहीं पर भी काम में लिए जा सकते हैं जहां जहां टीम वर्क की बात होती है। वी ऑल आर इन द सेम बोट, हम सब एक ही बोट में सवार हैं। इसमें ये मैंने लिखे या नहीं लिखे ध्यान में नहीं आ रहा, नहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं, हाँ लिखे रखे हैं ये ब्रैकेट्स में। देखो ये आपके नोट्स में आप मिलना, एक हेडिंग लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के प्रिंसिपल जो हैं, इसमें ऐसे 4-5 प्रिंसिपल लगे हुए हैं। इन प्रिंसिपल में ब्रैकेट्स में मैंने कुछ कमेंट लिखे हुए हैं, वो आम लाइफ में बोले जाते हैं जहां जहां भी टीम वर्क की बातें होती हैं। उससे बड़ी बात जल्दी समझ में आएगी, तो पहले ब्रैकेट वाली बात को समझेंगे। योर सक्सेस बेनिफिट्स मी एंड माई सक्सेस बेनिफिट्स यू। वही है, एक सबके लिए सब एक वाली कहानी हो गई है। कहा कह रहे कि आपकी सफलता से तो मुझे लाभ होगा और मेरी सफलता से तुम्हें लाभ होगा। यहाँ ये कोई 2 व्यक्तियों की बात नहीं है। अगर टीम में दो स्मॉल टीम में 2 मेंबर हैं तो तुम और मैं हो जाएंगे, ज्यादा हैं तो हर बच्चा अपने आप में, मैं और शेष जो 3 लोग हैं वो यू हो जाएंगे। यू है, आप जानते हैं सिंगुलर भी होता है, यू क्या होता है? प्लूरल भी होता है। तो हर बंदा अपने आप में क्या है? एक है। तो मेरी सफलता, मेरी सक्सेस है वो आपके लिए हितकारी है और आपकी सफलता मेरे लिए हितकारी है। यह है म्यूचुअल सफलता का बेनिफिशियरी मामला। दूसरा है वी ऑल हैव ए कॉमन फेट, हम सबका कॉमन ही फेट है, हम सबकी किस्मत एक ही है। ऐसा नहीं तुम्हारी किस्मत अलग है मेरी किस्मत अलग है। हम सब जब क्या हैं, एक टीम में हैं, तो अगर हारेंगे तो मैं हारूंगा और तुम जीतोगे, ऐसा नहीं है। पूरी टीम ही हारेगी, पूरी टीम ही जीतेगी। अगर मान लो कोई मैच है, वही समझ लो मैं 10 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी किसी भी खेल में हैं, क्रिकेट या फुटबॉल कोई सा ले लीजिए, उसमें एक बंदा ये सोचेगा यार मैं तो बहुत बढ़िया खेला, मैं तो 100 रन मार लिए हैं, ये टीम हारे तो हारे। तो टीम ही तो तुम्हारा अलग से कोई फिट नहीं होने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं होना है, पूरी टीम की स्थिति तुम्हारी स्थिति है, पूरी टीम विजय सफल है, तुम्हें तो तुम भी सफल हो, पूरी टीम सफल है। किसी भी व्यक्ति की इसमें निजी सफलता नहीं होती और निजी विफलता नहीं होती, सारे मामले क्या हैं? कलेक्टिवली हैं। वो वी ऑल हैव कॉमन फेट, हम सबका कॉमन फेट है, जिसको आगे बहुत बढ़िया समझ पाओगे। वी ऑल सिंक और स्विम टुगेदर, या तो सारे साथ ही डूबेंगे या सारे साथ ही तैरेंगे। यानी वी ऑल आर इन सिंगल बोट, जो मैंने पहले बोला था, हम सब एक कॉमन बोट में हैं। आप एक नाव में सवार हैं 15 आदमी, तो 15 आदमी की किस्मत एक साथ लिखी हुई है। अगर वो डूबेंगे तो सारे के सारे बराबर डूबेंगे, या सारे के सारे बराबर उसमें सफलतापूर्वक आगे तैर के निकल पाएंगे। एक बच जाएगा और एक बढ़िया करेगा, बाकी नहीं करेगा, ये वाला मामला इसमें नहीं होने वाला होता। या फिर वी कांट डू विदाउट यू, ये वाली फीलिंग को कहते हैं टीम स्पिरिट। ये क्या कहलाती है? टीम स्पिरिट कहलाती है, दल भावना कहलाती है, हिंदी में अनुवाद जैसे कहा जाता है। तो टीम स्पिरिट क्या कहती है? टीम स्पिरिट ये कि वी कांट डू विदाउट यू, ये जो काम है वो तुम्हारी सहायता के बिना या तुम्हारे बिना संभव नहीं था। भले ही अचीवमेंट मेरा हो, एक व्यक्ति का अचीवमेंट हो सकता है,
जैसे कि मैंने कहा कि मैंने रन लिया तो खाते में मेरे 1 रन जुड़ रहा है, परंतु उसके बिना, तुम्हारे बिना ये रन आना संभव नहीं था, आपके बिना ये रन हो पाना संभव नहीं था। क्रिकेट से फिर उदाहरण देता हूं, मैं क्रिकेट ज्यादा थोड़ा बेहतर समझ पाता हूं, इसलिए उसका फिर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। और अधिक लोकप्रिय खेल क्रिकेट इंडिया में है तो आप सभी समझ पाएंगे। टेस्ट मैचेज में आपने कई बार देखा होगा कि मान लो आपके मुख्य मुख्य 5-6 बैट्समैन हैं, वो आउट हो गए, कोई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, मान लो टीम लगभग 150 के आसपास 6 विकेट पड़ चुके हैं, एक मुख्य बल्लेबाज मैदान में है, और अब पीछे से तुम्हारे पास क्या है, जो बॉलर्स हैं वो आ रहे हैं। स्कोर कार्ड आप देखते हैं तो आप पाते हैं 150 पे 6 विकेट पड़े, 150 पे 6 विकेट गिर चुके थे, और आपकी टीम का आखिर में जब स्कोर देखा जाता है तो आप देखते हैं 300 रन का स्कोर हो चुका है। और उस फिर आप जब पूरा स्कोर कार्ड देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि 6 विकेट गिरने के बाद में एक कोई बल्लेबाज शेष बचा था, मुख्य बल्लेबाज, उसका स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, पूरे स्कोर कार्ड में दिख रहा है यहाँ किसी के नाम के सामने 115 रन, या 150 ज्यादा हो जाएगा, तो पीछे थे ही पूरे 115 रन है। कुल टीम का स्कोर 300 में से 150 रन तो पीछे पीछे बना लिए थे इन 6 लोगों ने मिला के, और अब एक 7वां आदमी आया जो कि बैटिंग के रूप में निकला, बैट्समैन के रूप में आया, उसमें 0 स्कोर पे था वो। अब उसके साथ में एक बॉलर भी आया बैटिंग करने के लिए, और साहब इसके बाद में जब मैच खत्म हुआ, पारी खत्म हुई, तो ये पाया कि साहब इस बल्लेबाज ने कितना रन बनाया, 115 रन बनाया। स्कोर कार्ड देखने में यूं कहता है कि इस पूरे मैच में किसी ने कुछ नहीं किया, अगर किसी ने कुछ किया तो किस आदमी ने किया, बस इसने किया। और आपकी जो कचरा मीडिया है वो ऐसे ही दिखाएगी, वो साहब फलाने खिलाड़ी ने ये कर दिया वो कर दिया, अखबार उसी गुणगान गाएंगे। परंतु अगर आपको टीम स्पिरिट की बात समझ में आती है, क्रिकेट समझते हो, तो इसके 115 रन इस अकेले से थोड़ी बन गए। मैं बात क्या कहना चाहता हूं, कुछ बात समझ में आई? अगर टेस्ट मैच का मैच था, वो इसमें कोई चक्कर है नहीं कि कितने ओवर खेले जाओ, वो झंझट ही नहीं है। ये जो नीचे वाले बॉलर हैं, ये क्या करते रहे हैं, ये आउट नहीं हुए। जब इनकी बारी आई बैटिंग करने की, इन्होंने रन चाहे कुछ नहीं बनाए, पर इन्होंने क्या किया, वो क्रीज पे टिके रहे, वो क्रीज पे टिके रहे। वो जितना टाइम क्रीज पे टिके रहेंगे उतना ही इस बल्लेबाज को मौका मिलता रहेगा बैटिंग करने का। अगर इनका निचला स्कोर, इस 1 रन बनाए 10, 1 रन बनाए 8, 1 रन बनाए 3, 1 रन बनाए 2, इनका ये स्कोर है। पर आप देखोगे ये इसने 10 रन बनाए हैं 90 बॉलों में, इसने 8 रन बनाए हैं 70 बॉलों में, इसने 3 रन बनाए हैं 30 बॉलों में, इसने 60 बॉलों में 3 रन बनाए। यानी ये इतने टाइम तक कंसिस्टेंटली क्या करते रहे हैं, वहां मैदान पे खड़े रहे हैं, तब इसको मौका मिलता रहा बैटिंग करने का, रन बनाता रहा। वरना तो ये 10 रन तो 2 बॉल बन जाते आराम से। तो इसको 10 रन ही बनाने होते तो 2 बॉल में चक्का चौका मार लेता, बोले साहब टाटा बाय बाय, तो तुम्हारा स्कोर 300 नहीं पहुंच पाता, और न इसका स्कोर 115 बन पाता। फिर इसके 115 में क्या है कि नीचे वालों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, बस उनके खाते में वो रन नहीं दिख रहे आपको। ये क्या बताया जा रहा है, अब ये आदमी जो 115 रन वाला हीरो हुआ घूम रहा है, ये इस भावना से युक्त आदमी होना चाहिए कि आई कांट डू विदाउट यू द 5 रिमेनिंग बैट्समैन, जो मेरा ये 115 रन इनके बिना संभव नहीं था, ये थे तब मैं बना पाया। दिस इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। तो ये हमने ऐसे 3 मैंने ये बातें बताई कि योर सक्सेस बेनिफिट्स मी एंड माई सक्सेस बेनिफिट्स यू, ये भी टीम भावना का विचार ही है। वी ऑल हैव ए कॉमन फेट, वी ऑल आर इन द सेम बाउट, आइदर वी विल सिंक और वी विल स्विम टुगेदर। ऐसे ही वी कांट डू विदाउट यू, ये सब टीम स्पिरिट की विचार हैं।
इसी प्रकार से ये है, यहाँ इस्लामी टीम लिख दिया, टीम स्पिरिट, कि फील प्राउड एंड जॉइंटली सेलिब्रेट व्हेन ए ग्रुप मेंबर लर्न समथिंग। फिर मैच पे चलिए थोड़ा सा, और मैच पे क्या कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए वही फिर क्रिकेट समझ लीजिए, क्रिकेट में दो बल्लेबाज मैदान में होंगे, उनमें से मान लो एक बल्लेबाज ने 100 रन बनाए, बाकी खिलाड़ी जो हैं टीम के 9, वो कहाँ विराजमान हैं, ड्रेसिंग रूम में। अब वो उन 11 में से किसी एक खिलाड़ी ने 100 रन बनाए, कुछ भी अचीवमेंट हासिल किया रहा, तो क्या होगा, द रिमेनिंग 9 टीममेट्स फील प्राउड एंड जॉइंटली सेलिब्रेट, और सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं कि भाई साहब इस आदमी का